हेलो बच्चों, अभी हम आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस को फोकस में रखते हुए, ग्रुप डी को फोकस में रखते हुए, दिल्ली पुलिस को फोकस में रखते हुए साइंस का सेशन चला रहे हैं। कल भी मैंने एक पार्ट निपटाया था और आज एक पार्ट फिर निपटाऊंगा। भरोसा रखिए, कहीं नहीं जाना है इस चैनल को छोड़कर और इस सिलेबस को छोड़कर। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे करते हैं। गणपति बप्पा की जय। ध्यान रखना, आपको पता है गणेश भगवान का नाम लेना पड़ता है कोई भी सेशन चालू करने से पहले। यहाँ पर टॉपिक का नाम है आज प्राणियों में पोषण। कल हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये है टॉपिक सेकेंड। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप मतलब यहाँ पर पौधे भोजन संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। एक मिनट, ये तो हमने कल पढ़ लिया है, यही पढ़ना है ना, पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक, यही पढ़ना है। एक में पढ़ा है कि पादप जो है, पौधे जो है, ध्यान रखना, अपना जो भोजन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। जैसे हम लोग भी चूल्हे पे बनाते, गैस पे बनाते हैं, इंडक्शन पे बनाते हैं, हीटर पे बनाते हैं, ऐसा ही इसके पास कोई सुविधा नहीं होती है। ये ओनली प्रकाश की रास्ता देखता है कि यदि प्रकाश आ जाए तो हम अपना भोजन बना लें। यहाँ पर देखना, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं। क्या करते हैं? ये स्वयं बना। परंतु प्राणी जो है, जंतु जो है, हम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। कुछ प्राणी जो है पौधों को सीधे ही भक्षण मतलब सीधे ही पौधों को खाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे इंसान भी आपको पता है। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधों को भी खाएंगे और जंतु को भी खाएंगे। समझ गए? मल्टी टैलेंटेड, हम जैसे बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात यह है कि यदि हम भोजन ना करें, कुछ खाएं ना, तो हमारा शरीर चल नहीं सकता। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी चार्ज होता है। यदि हम बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो हम रील नहीं समझ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ऐसे यदि इसमें हम भोजन नहीं डालेंगे अपने शरीर में तो ये भी नहीं चल पाएगा। और तुम्हें पता है मोबाइल के बिना तो आप लोग रह नहीं पा रहे, ऐसे अपना शरीर भी भोजन के बिना नहीं रहता। चलो आगे यदि हम देखें, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने से होती है। ध्यान रखना कि विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। सीधी सी बात है, यदि हम पोषण ना लें, जैसे हम चना, सोयाबीन, दाल, रोटी, चावल ना खाएं तो हमारे शरीर नहीं चलता। ऐसे ही पेड़ पौधों में यदि वो प्रकाश संश्लेषण ना करे तो वो भोजन नहीं बना सकता। और जब वो भोजन नहीं बनाएगा और भोजन नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसे हम लोगों में भी है कि यदि हम भोजन ना खाएं तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पोषक तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठन हैं। स्मरण करें कि उसके नाम लिखिए। बोल रहा है स्मरण करें यहाँ पर कि उनके नाम लिखिए, कौन कौन से पोषक तत्व। अब देखो ये क्वेश्चन आया ग्रुप डी में, समझे नहीं समझे? ग्रुप डी एमपी पुलिस में इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। यहाँ पर ध्यान रखना, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। मतलब मैंने कल भी बताया था कि जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, सीधे नाइट्रोजन को हम नहीं ले पाते, इसीलिए हमें यूरिया खाद डालना पड़ता है। क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में भी है। यदि नाइट्रोजन को सीधा ले पाता तो हमें यूरिया नहीं डालना होता।
पर वो नाइट्रोजन को किस में बदल के लेता है, नाइट्रेट में बदल कर लेता है। या तो कुछ पौधे जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट किस रूप में ले पा रहे हैं, जब वो नाइट्रेट में बदल पा रहे हैं। या अगर राइजोबियम जो होते हैं, आपको पता है कि जितने भी हम दाल वाले पौधे होते हैं उन्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में डायरेक्ट बदल लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप चना लगा रहे हो, कोई फसल यदि आप लगा रहे हो दाल वाली, उसके बाद की जो फसल आप लोग लगाते हो उसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट खा लेते हैं। ऐसे इंसान भी है कुछ जो कुछ जानवर को डायरेक्ट खा लेते हैं, पकाए बिना कच्चे खा लेते हैं, तो पकाने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें हम मल्टी टैलेंटेड बंदे बोलते हैं हमारी भाषा में। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। देखो, सरल पदार्थों में बदलना होता है, बट कुछ जो है सरल पदार्थों में नहीं बदल पाते, डायरेक्ट उन्हें खा लेते हैं। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। अब देखो, ये जटिल पदार्थ ध्यान रखना और ये सरल पदार्थ। तो यहाँ पर जितने भी चित्र आएंगे उनसे भी देखना है कि ग्रुप डी ने चित्र भी दिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है परिवर्तित होना या टूटना। देखो यहाँ परिवर्तित होना या टूटना, परिवर्तित मतलब परिवर्तन होना, बदलाव होना, बदलना जाना और बदल जाते। या टूटना मतलब तुम्हें पता है पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना, हर फिर भी वो टूट जाता। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी हम तन्हा थे और 100 में भी हम तन्हा। तो यहाँ पर टूटना उसी का मतलब होता है। विखंडन मतलब टूट टूट के बिखर जाना। जब कोई हमारे करीब होता है और जब वो हमें छोड़ के चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। इसे बोलते टूटना। समझे नहीं समझे? फिर टुकड़ा में मेरा प्यार इंतकाम के लिए फिर आइपैड बनना पड़ेगा। तथा इस प्रकार को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। जब हम कोई भोजन खा रहे हैं उसे हमने तोड़ लिया, विखंडन कर लिया, छोटे छोटे रूप में बदल लिया और उसे हमने अपने पेट में एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसे बोलते हैं पाचन। उसे क्या बोलते हैं? पाचन। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। देखो, अंतःग्रहण मतलब हम खाने को किस रूप में अंदर ले सकते हैं, लिक्विड में, ठोस में, द्रव में, अलग अलग प्रकार से होते हैं। जब हम बचपन में होते थे, हमारी मम्मी जो है ना, लिक्विड अवस्था की जो दवाई है, खाना है, हमें लिटा के मुंह आराम से चम्मच से डालती जबरदस्त। पर जब बड़े हो जाते हैं तो ठोस वाले हम उस चीज को भी चबा लेते हैं तो हमारे दांत हो जाते हैं। तो अब देखो, अलग अलग विधियां हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे शेर है, उसका अंतर्ग्रहण करने की विधि अलग है। इंसान है, उसके अंतर्ग्रहण करने की विधि अलग है। पेड़ पौधे हैं, उसके अंतर्ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। सभी जीव जंतु अपने जो अंतर्ग्रहण करते हैं, खाद्य को, खाने को अंतर्ग्रहण करते हैं, सबकी विधि एक अलग अलग विधि होती है। कोई ऐसा है कि 10 ग्राम का कोरा खाएगा और एक जैसा है कि आधी रोटी एक ही बार में खा लेगा। जब पहली बार जब कोई देखने के लिए जाता है ना, तो वहां पर बड़े समझ के, सोच कर, बड़े थोड़े थोड़े से कोरा खाना पड़ता है। ऐसा ना हो भैया कि रिश्ता कैंसिल हो जाए। समझ गए? घर वाले समझा के ही भेजाते हैं, समझा कर ही कि बेटा कम बोलिए, ठीक है, और थोड़ा खाइए, तो वहां ऐसा लगे अरे भैया लोग। अब देखिए, आप मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी का अंतर्ग्रहण करने की विधि अलग है। मरमर पक्षी की बात करें, ये भी अलग है। हमिंग बर्ड बोलते हैं। मरमर पक्षी क्या होता है? हमिंग बर्ड। आपको पता है, हमिंग बर्ड को मैंने चित्र भी बताया। तो पौधों का मकरंद चूसते हैं। क्या करते हैं ये लोग? मकरंद मतलब यहाँ से रस चूसते हैं। जैसे मधुमक्खी जो है अंतर्ग्रहण करने के मतलब क्या है? मकरंद को चूसते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मधुमक्खी जो है पुष्प से, फूल से क्या चूसती है? तो यहाँ पर मकरंद चूसती है। क्या चूसती है? यहाँ पर मकरंद चूसती है। मानव एवं कुल अन्य की बात करें, जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। बट देखो, यहाँ पर अजगर जैसे सांप, तुम्हें पता है डस लेते हैं सांप तो, है ना? नागिन, सांप, अजगर लिखा। अजगर जैसे सर्प जो हैं, वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते थे। हम यहाँ पर माँ का दूध पी रहे थे और यहाँ पर मधुमक्खी देखो मकरंद को चूस रही थी, बट ये सांप आया, ये तो सीधा ही निकल जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर्ग्रहण करने की विधि अलग अलग आपको समझ में आ रही होगी। आप देखो, मधुमक्खियां यहाँ पर रस को चूस रही है,
हम माँ का दूध पी रहे हैं, बट सर्प क्या कर रहा है, सीधे ही निगल जाता है। आपने अजगर को देखा होगा, बड़े बड़े अजगर को, बकरी को डायरेक्ट अंदर कर लेता है, समझ गए, इंसान को भी खा जाता है वो। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य को, कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। देखो कुछ जो जलीय जीव जंतु हैं वो अपने आसपास के जो तैरते हुए कण हैं उनको छानकर उनका भक्षण करते, मतलब उन्हें वो खाते हैं। देखो अलग अलग विधि हो गई। और चलो आगे, अब देखो यहाँ पर लिखा क्रियाकलाप 2.1, पूरा टोटल 100% एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाने वाला है। दिए गए जंतुओं भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने सारणी में लिखिए। देखो यहाँ पर घोंघा कैसे आहार का प्रकार करता है, आहार का प्रकार क्या है, चींटी का प्रकार क्या है, चील का, मरमर पक्षी क्या है, जू का क्या है, मच्छर का, तितली, मक्खी, यहाँ पर ये आप लोग फिलअप करना। और यहाँ आहार की विधि लिखना कि वो लिक्विड में पी रहा है कि डायरेक्ट खा रहा है कि जल से खा रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि मधुमक्खी क्या करती है, जलीय जीव जंतु क्या करते हैं, सर्प क्या करता है, तो ये आपको यहाँ पर उनकी विधि लिखना है। यहाँ पर देखो आहार की विधि, छीलना, चबाना, काटना, भेदन, भेदन मतलब उसे भेदना होता है, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसना, ये क्या है विधि की, मतलब आहार की विधि है ये। अब देखो वो एग्जामिनर क्या करेगा आपके कंपटीशन में, इस चीज को क्या करेगा, कौन सी विधि आपकी आहार की विधि नहीं है, समझ गए, आपको ऑप्शन में दे देगा, और 3 दे देगा अलग, और यहाँ पर 1 दे देगा काटना, चबाना, छीनना और पकड़ना, निगलना, बोलेगा कौन सी विधि आहार की विधि है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। एनसीईआरटी के एक एक शब्द भी हमें पढ़ना है, कोई भी शब्द नहीं छोड़ना है, क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन आते हैं और हम इधर से क्वेश्चन बनाता है भैया। ये देखो अब यहाँ पर देखें, ये आ गया है दूसरा पेज हमारे सामने। कौन सा पेज आ चुका है, ये दूसरा पेज आ चुका है। अब देखो यहाँ पर एक अद्भुत सत्य लिखा है, अद्भुत सत्य मतलब ऐसा नहीं चमत्कार, ये लिखा है अद्भुत सत्य लिखा है। अब यदि हम बातें करें यहाँ पर अद्भुत सत्य की, तो यहाँ पर देखो स्टार फिश, ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ चुका कॉम्पिटिशन में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा रेलवे का और डिफेंस में स्टार फिश से क्वेश्चन नहीं आया होगा, मछली से क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो यहाँ पर देखो अद्भुत सत्य का मतलब स्टार फिश तारा मछली को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तारा मछली। यदि हम बात करें, ये देखो ये जो आपको शकल दिख रही है ना, ये तारा मछली, स्टार फिश, ये है भैया स्टार फिश, समझ गए, कौन सा फिश है ये स्टार फिश। अब यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है ये बोल रही भैया, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एक तत्व है, ये मोस्ट आईएमपी के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। जिसके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा स्टार फिश उसी को खाती है। यदि आप चले गए और आपके अंदर उसको लगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो आपका आहार कर सकती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। क्या निकालती है, अमाशय बाहर, ये क्वालिटी है उसकी, अमाशय बाहर निकाल लेती। हम जैसे जीभ निकालते हैं, जीभ लपलपाई आपने देखा होगा चट्टों की, समझ गए, तो ये अमाशय को बाहर निकालती। हम लोग जीभ लपलपाते हैं, जब बचपन में हम थे आइसक्रीम का जब चोंगा बजता था तो बापू की याद आती थी या मम्मी की कारण, मम्मी आइसक्रीम वाला आया। स्टार फिश जो है, यदि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाली कोई वस्तु को जीभ उसे दिख गया तो उसकी जीभ लपलपाने लगती है, पर उसकी जीभ नहीं लपलपाएगी, उसकी अमाशय लपलपाता है। समझ गए, क्या लपलपाता है, अमाशय लपलपाता, अमाशय को बाहर निकालती है वो। तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। कोमल भागों को क्यों खाती है, तो खुद भी कोमल ही है, उससे ज्यादा कठोर चीजें तो चबा नहीं पाती है, कोमल भागों को खाएगी। अमाशय आप वापस यहाँ शरीर में चला जाता खाने के बाद, तथा आहार धीरे धीरे पचते रहता है। मतलब कितनी मस्त क्वालिटी है स्टार फिश की, यदि कोई
यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाली कोई चीजें लिखी, जीभ दिखा तो उसने अमाशय को बाहर निकाला, उसने अमाशय से उस चीज को खाया, फिर अमाशय को अंदर कर लेती है और वो उसे फिर पचाती है। ध्यान रखना। ये स्टार्कस का चित्र आपने देख लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतःग्रहण की विधियां उन विधियों का वितरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन के अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतःग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करते हैं। अब देखो यहाँ पर मोस्ट चीजें ये है, मानव में पाचन, यहाँ से पेट भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे देखते हैं कि भैया क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। अब यहाँ पर देखो, यह है मानव मतलब हम लोगों का, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतरण करते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बना लेता है, जब हम भोजन खाते हैं या भोजन को अंतःग्रहण करते हैं तो यह भौतिक परिवर्तन है फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। भोजन को एक बार हमने चबा लिया, निगल लिया, कि दोबारा आप ला सकते हो उस अवस्था में? नहीं। आपको पता है कि जिस चीज को हम दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दुनिया का कोई सा भी परिवर्तन हो, और एक जलने को भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और आपको पता है जमाने में लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जला करते हैं, तो जलने वाला जो परिवर्तन है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र के तहत आ जाएगा। क्या आपने कभी कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? क्या होता है रे भैया? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। सतत नली मतलब एक नली होती है, ग्रास नली भोजन की, यहाँ से भोजन हमारे मुख में। अभी देखो चित्र में बताएंगे, पूरा चित्र है यहाँ का, जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुख गुहिका, इसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली को ग्रासिका भी बोलते हैं, ठीक है। अमाशय, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र को छोटी आंत बोलते हैं। देखो छोटा शब्द या कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा देता है क्षुद्रांत, क्योंकि छोटी आंत, और बृहदांत है ये बड़ा शब्द है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। छोटी आंत और ये बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, मलाशय से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर देखो मलद्वार अथवा गुदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, जिसे कोष्ठक में क्या बोलते हैं पाचन नली बोलते हैं, का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन में विभिन्न, इधर देखो, विभिन्न भागों से गुजरता है, कुछ घटकों भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाला ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? लाला ग्रंथि, ये पेपर में आई है। यकृत, ठीक है, ये भी आया हुआ रघुनाश। पाचक रस स्त्रावित करते हैं। इस मोस्ट टाइम पे ध्यान रखना, यहाँ पर लाला ग्रंथि, यकृत, अमाशय, पाचक रस जो है स्त्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। देखो पाचक रस का मेन काम क्या है? आपके पेट में कोई जटिल चीजें आई, कठोर चीजें आई, उसको यहाँ पर सरल रूप में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे ये देखो चित्र, और ये चित्र ग्रुप डी ने इतनी बार दिया है तो वो क्या है? ये पहली बात तो तुम्हें पता है ग्रुप डी ने जितने भी चित्र दिए हैं वो करता क्या है? डिफेंस में भी देखो ये चित्र आएंगे, ये यहाँ पर ए लिख देगा, यहाँ पर बी लिख देगा और यहाँ पर सी लिख देगा, और फिर बोलेगा ए बी सी का मिलान कीजिए। तो ए किसको दर्शा रहा है? यहाँ पित्ताशय को, बी किसको दर्शा रहा है? यकृत को, और सी किसको दर्शा रहा है? ग्रासिका को। तो ये चित्र आप लोग अच्छे से देख ले, घूर कर देख ले, समझ गए?
जैसे आप लोग घूरा करते हो, इसे भी घूरना पड़ेगा। मुख्य गुहिका ये है, इसे बोलते हैं लाला ग्रंथि। वो पूछ लेगा आपको लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, समझ गए। अब यहाँ पर ये अमास है, ये अग्नाश है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में बताया था, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, ये मलास है और ये गुदा। यहाँ पर अभी इलियम मिलियम सब आएगा और ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करें, इसे घूर कर एक बार अच्छे से इसका अध्ययन कर लें, क्योंकि यहाँ पर फिर वो चित्र आपको देगा। एनसीईआरटी के सारे चित्र तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे वो 7वीं से लेकर 10वीं 11वीं तक के हो, पूरे चित्र को अच्छे से अध्ययन करना है। कोई बुक नहीं लगने वाली बता रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आ कि यहाँ से कोर्स खरीद लो, वहां से कोर्स खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला है। खरीद भी लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। उससे अच्छा है कि एनसीईआरटी बुकें पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ बाहर आता ही नहीं है। अब ये मानव पाचन तंत्र का चित्र आप लोग देख चुके हैं कि कहाँ पर क्या है, ग्रासिका कहाँ पर है ना, यकृत कहाँ पर, पित्ताशय कहाँ पर, अमाशय कहाँ पर, अग्नाशय कहाँ पर, क्षुद्रांत कहाँ, बृहदांत कहाँ है, मलाशय, गुर्दा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, अब हम जाने की आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। यदि हम बातें करें यहाँ पर मुख्य एवं मुख्य गुहिका, भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुख्य के द्वारा होता है। अभी आगे देखना, ऐसे ऐसे जीव आएंगे जिनके पास ना तो अमाशय होगा न मुख होगा, फिर भी वो अपना भोजन किया करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। अच्छा, और आगे हम लोग चलते हैं, ये देखो साइंस का जो डर है ना आपका, पूरा खत्म करके ही मारेंगे आप फुल बेसिक के साथ। अब यहाँ पर देखो, बूझो कह रही है, बूझो एक लड़की है बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी, सद धज के यहाँ पर बैठी रहती है एनसीईआरटी बुक में, समझ गए। पता नहीं किसके इंतजार है। मैं दिखाई गए इत्यादि कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहती है। तो ये बोल रहे पाचन तंत्र जो है, इसको देखकर वो आश्चर्यजनक है, मतलब चिंतित है, और वो पाचन तंत्र की पूरी लंबाई जानना चाहती है, और क्या क्या है इसके अंदर वो भी जानना। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब यदि हम बात करें हमारे दांतों की, अब जिसके दांत गिर गए हो वो भी देखना, जिसके है वो भी देखना, जिसके पीले है वो भी देखना, जिसके लाल है वो भी देखना। मेरे जिसके दांत जैसे ही हो, दांत से क्या होगा, नौकरी से लगना पड़ेगा ना आपको। पीले दांत वाले कुछ मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात, क्या होगा, मुस्कुरा लो चाहे कुछ भी कर लो, नौकरी के लिए पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। अब यदि हम दांतों की बात करें, दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, तोड़ते हैं, सरल उसे बनाते हैं, विखंडन उसका करते हैं, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर देते हैं हम लोग, समझ गए। पीस करना मतलब बदल देते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका को सॉकेट कहते हैं, ठीक है, में धसा होता है। चित्र 2.3 अभी आगे आएगा, देख लेंगे। ये देखो 2.3, इसमें दांत अभी हम आगे देखेंगे कैसे आपके दांत हैं, 32 है कि कम है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, इसके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। भिन्न भिन्न काम है, इसलिए इनके भिन्न भिन्न नाम है और भिन्न भिन्न इन्हें नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे घर के अलग अलग नाम हमें दिए होंगे। क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। आईने में अपने दांत देखें और दांत की गणना करना है आप लोगों को, समझ गए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। तर्जनी आपको पता है, जो मध्य की जो उंगलियां होती हैं आपकी, उसे तर्जनी बोलते हैं। अपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए।
कटरा बनना पड़ेगा तब रोटी चबा पाओगे आप उसे काटने कर्तन एवं दर्शन, देखो यहाँ पर दर्शन लिखा है, कर्तन एवं दर्शन, मूल टाइप के शब्द याद रखना, यहाँ पर कर्तन दर्शन, ये चीजें पेपर में आएंगी नई नई चीजें के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, वो पूछ लेगा। कर्तन और दर्शन करने के लिए हम कौन से दांत का उपयोग करते हैं, किन किन दांतों का उपयोग करते हैं, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने मतलब भेदन होता है और फाड़ने के काम में आते हैं, उन दांतों को भी पहचाने जो चबाने एवं पीसने के काम में भी आते हैं। परीक्षण कीजिए आप। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, ये स्थायी दांत कितने हैं और दूध के दांत कितने होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े प्यार से अलग ही कलर में, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, सबके गिरे हैं, है ना। अब वो बात अलग है, तुम्हारे दोस्त ने गिरा है, सहेली ने गिरा है, वो बात अलग है, बट एक बार आप गिरते हैं, मतलब स्वयं ही गिरते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो है शैशव काल में निकलता है, शैशव काल मतलब 8 वर्ष के समथिंग, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिसने स्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद जो दोबारा उगेंगे उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्थायी दांत कितने हैं? ध्यान से देना, स्थायी दांत कितने हैं? तो ये 20 होते हैं। टोटल जीवन काल में यदि हम बात करें, दांत कितने होते हैं आपके, यदि मुंह में, ठीक है, मुंह में दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। और यदि कोई पूछ ले कि टोटल जीवन काल में आपके मुंह में टोटल दांत कितने आए हैं, तो टोटल दांत यदि हम देखें कितने हो जाएंगे, 52। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब लोगों को पता नहीं कि जीवन काल में कितने दांत आए हमारे अंदर, तो उसके पता नहीं, ये बोलता भैया हमने 32 साल, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ध्यान रखना। तो 32 दांत नहीं मेरे बेटा, ये 20 दांत जो गिरे थे ना, वो स्थायी दांत है। बाकी के जो 12 दांत जो अस्थायी वाले थे, वो भी मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल जीवन काल में 52 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 दांत। हमारे मुख में एक बार हमने जो जन्म लिया, मरने तक हम 52 दांतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। चलो, ये अलग इसमें था नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर, ये है दांत का चेहरा, मतलब दांत की फोटो इमेज जो आप दर्पण में देख रहे हैं। हालांकि ये आपके दांत नहीं है, क्योंकि ये दांत तो बहुत सड़े हुए हैं, आपके दांत तो अच्छे हैं ना। कोलगेट जो करते हो आप लोग, 24 घंटे ताजगी, पता नहीं कौन से 24 घंटे। इधर देखो, ये है अभी 16 दांतों का विवरण। 16 जबड़े, मतलब 16 जो दांत होते हैं नीचे जबड़े में, 16 ऊपर के, तो टोटल हो गए 32। अब यदि हम बात करें, यह कृंतक, ठीक है, रे रदनक, अग्रचावर्णक और चावर्णक। देखो अग्रचावर्णक क्या होगा, आगे वाले को अग्रचावर्णक बोलते हैं, इसके पीछे वाले को वर्णक, चावर्णक अथवा वर्णक बोलते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचावर्णक और वर्णक, चावर्णक, अग्रचावर्णक और वर्णक, अग्रवर्णक। ये होते हैं 4 प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। यदि कोई पूछ ले कि हमारे दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं। यदि कोई पूछ ले कि लड़ाई में सबसे पहले कौन से दांत टूटते हैं, तो ये कृंतक टूटते हैं। कौन से टूटते हैं? कृंतक। और यदि साइड से कोई तो घूसा मारा, तो ध्यान रखना साइड से कौन से टूटेंगे, अग्रचावर्णक, मतलब चावर्णक और अग्रचावर्णक, ये साइड से ये वाले टूटते, ध्यान रखना। अब वो आपकी सहेली पे डिपेंड करता है कि सहेली कहाँ से घूसा मारे, साइड से कि सामने, ध्यान। दोस्तों में तो ज्यादा लड़ाई होती है, और लड़की से कभी भी लड़ाई हो, पता है 32 दांत की बात नहीं होगी, 64 दांत की बात होगी। क्यों? तो उसकी सहेली पहले बोलेगी। लड़कों में ऐसा नहीं होता, लड़के तो खुद आगे कर दे, बेटा तू ही लड़, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों में सहेली पहले बोलेगी, तो 64 दांत तोड़ना पड़ता है। तो दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत।
हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस लाल स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। आप देख रहे हैं, जो हमारे कर्तन दर्शन वाले दांत थे वो क्या करते हैं, निचला जबड़े में ऊपरी जबड़े में दोनों में होते हैं, उनके योग लिखो। आपको पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है दांत का, और वो फॉर्मूला भी आएगा 21 आपका ध्यान रखना, अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसे फ्लिप कर सकते हैं। 21-22 हाँ ऐसा बोलता है। दो परखनालियां लीजिए, इन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। अब देखना 21-23 है ना, ये सही है। 21-23 का मतलब यहाँ पर ये है, ये 21-23 का मतलब होता है ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब यहाँ पर देखो कितने हो गए, ये एक साइड की बात कर रहा हूँ मैं, 5 और 3 8 इस साइड रहेंगे और 8 इस साइड रहेंगे। ये 8 और ये 8 दोनों के यदि हम प्लस कर दें, ये वाले का यदि हम प्लस कर दें दोनों को, ये वालों 8 को, कितने हो जाएंगे 16, और 16 ऊपर और 16 नीचे, ध्यान रखना। तो कितने हो जाएंगे 32 बात तो गंभीर है। तुम भगवान आदि और पता नहीं क्या हो गया। भगवान जी को पता है कि तुम 32 तो धुल नहीं पा रहे, इसलिए भगवान जी ने 32 ही दिया। कुछ लोगों को कम भी दिए, उन्हें पता तुम मंजन नहीं कर पाओगे बेटा। अब यहाँ से फिर आगे हमें चलना है। पर दो परखनाली लीजिए, इन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परखनाली ए में 1 चम्मच उबले चावल, 1 चम्मच कैसे लेना है हमें, उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए, तथा इन्हें दूसरी परखनाली बी में लीजिए। दोनों परखनाली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनालियों में आयोडीन डाल दीजिए। यह परखनाली देखो, ये उबला हुआ चावल और एक चबाया हुआ चावल, देखो दोनों में अंतर रहेगा। ये दोनों में जल है, आयोडीन विलयन दोनों में डाल दिया हमने, और दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। मंड पर लार का प्रभाव, ये बोल रहा है मंड जो है उस पर लार का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनाली ए तथा बी में क्या अंतर देखेंगे। परखनाली ए में ए के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों को चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को सरग्राम बदल देता है। आप देख लो, ये मोस्ट लाइन यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर देखो, जो लाला रस था चावल के मंड को कैसे बदल देना, सरग्राम। ये आएगा कि लाला जो रस है, ध्यान रखना, चावल के मंड को किसमें बदल देता है, तो शर्करा में बदल देता। शर्करा मतलब शक्कर होना, ध्यान रखना, मीठे रूप में शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। आपको पता है जीभ जो हमारी है लपलपाए, जीभ लपलपाती, ध्यान रखना, चट्टे लोगों की खासकर, जो पीछे की और मुख गुहिका के अंदर तल 2.6 में अभी चित्र देखेंगे हम। यहाँ पर देखो, ये 2.6 ये है जीभ। मऊ का छत्ता मत समझ लेना इसे, ये है जीभ मेरे भाई, जीभ, ठीक है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि मऊ का छत्ता है, अभी बताएंगे। अग्रभाग क्या करता है, मध्य भाग क्या करता है, पिछला भाग क्या करता है, किसका बना होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, से जुड़ी होती है। इसका अंग अग्रभाग, यदि बात करें हम, अग्रभाग जो हमारी जीभ है उसमें स्वतंत्र होता है। ये जो भाग है कैसा है, स्वतंत्र है। कैसा है ये, स्वतंत्र है, ध्यान रखना, कैसा है ये, स्वतंत्र है, और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, कोई भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ
जीभ के कार्य ज्ञात है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार के रूप में भी यहाँ से निकलता है, जिससे भोजन को हमें बड़ा सरल बनाता है और चिपचिपा बनाता है, जिससे हम सरलता से उसे निगल सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, मिठाइयाँ और दांत छेद, दंत छेद। ये बोल रहा है यदि आप मिठाइयाँ खाते हो, ज्यादा मीठा खाते हो, तो आपके दांत क्यों खराब हो जाते हैं। इस मोस्ट टाइम की लाइन है ये, क्योंकि देखो आज के समय में जो वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर सेट में, जिसे डिटेल्स में पता हो, जिसमें डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, वही क्वेश्चन कर पाएंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु, जो हमें दिखते नहीं, ध्यान रखना। यदि कोई बोलते हमारे मुख में जीवाणु होते तो हमें उल्टी आ जाए। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें ना तो हमारे मुख में जीवाणु होते हैं, ये सच्चाई है। परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। ऐसे जीवाणु होते हैं, उनसे हमें कोई भी हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के कलर चेंज कर आपको अच्छे से। खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें, ध्यान रखें, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। यदि हम मुंह साफ ना करें तो जीवाणु को तेजी में वृद्धि करने लगते हैं, जिससे हमारा जो मुख है वो बदबू देने लगता है, बसाने लगता है, दांत गिरने लगते जल्दी से, है ना। तो ये लक्षण आपको दिखने लगेगा। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ, जब हम कुछ खाते हैं और हमारे दांतों के बीच कुछ भोजन फंस जाता है, तो ध्यान रखना ये भोजन फंसे हुए शर्करा को विघटन करके, ध्यान रखना, अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, ध्यान रखना, अम्ल क्या है। आपको पता है जिसका पीएच मान 7 से यदि कम हो उसे हम बोलते हैं अम्ल, और जिस दिन आपके मुख का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, अम्ल हो जाता है, अम्ल चीजें बनने लगती है आपके मुख में, तब आपके दांत झड़ने लगेंगे, ध्यान रखना। और एक चीज और बता दूं, इतना टेंशन मत लेना, बाल दांत ये आपके अनुवांशिक लक्षण भी है। यदि बाल आपके दादा के भी झड़ रहे होंगे तो आपके पिताजी के भी झड़ रहे होंगे और आपके भी नहीं होंगे। सीधी सी बात ये है, यदि दादा के नहीं होंगे तो बाप के भी नहीं होंगे, बाप के नहीं होंगे तो आपके भी नहीं होंगे। ऐसे ही दांत पे भी डिपेंड करता है। दादा के यदि कभी कम उम्र में चले गए होंगे तो अपने पिताजी भी कम उम्र में चले जाएंगे और अपने भी कम उम्र में चले जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चा कभी गुटखा पान गुटखा कुछ भी नहीं खाता, उसके दांत भी पीले से या काले थोड़े से दिखाई देंगे। पर कभी कभी आपने वो बच्चे भी देखे होंगे जो सुबह से शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बस तुझे याद नहीं करो गुटखा खाऊंगा, उसके भी दांत अच्छे रहते होंगे। या कुछ तो तुम्हें पता ही 90% गुटखा से होते ही हैं। तो अध्यक्षार्य में देखेंगे ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत क्षय। दांतों को जो हानि पहुंचा उसे दंत क्षय बोलते हैं। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया, अपना उपचार नहीं करवाना, डॉक्टर के पास यदि आप नहीं गए तो बेटा असहाय पीड़ा होने लगती है और आपके दांत झड़ने लगते हैं। खास करके शादी से पहले यदि आपके दांत झड़ गए तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी समझ जाता है कि दांत झड़ तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट खाने से, देखो इसीलिए बचपन में हमारे माता पिता जो गुरु होते हैं हमें चॉकलेट खाने से रोकते हैं, क्योंकि चॉकलेट मीठी होती है और उस उम्र में हम जान नहीं पाते। ठंडे पे मतलब जो ठंडा वाला है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप ठंडे पीते हो, समझ गए, तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ, मतलब चीनी युक्त मतलब है शक्कर वाली मिठाइयाँ, ठीक है, वह अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी होते हैं। अब उत्तरदायी मतलब यदि ये चीजों का आप सेवन करते हो तो आपके दांत झड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ABCD करके दांत दिए आप लोगों को देख रहे हो। दंत क्षय की क्रमिक अवस्था है। अब देखो पहले ऐसा दांत था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, फिर देखो ये हो गया और अब गिर जाएगा। और गिर जाएगा यदि मान लो शादी से पहले और नौकरी से पहले, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश
अथवा करना चाहिए, मतलब कम से कम 2 बार ब्रश। कुछ महाशय ऐसे हफ्ता में 2 बार कर रहे हैं और हंस भी रहे ऊपर से। दातुन करनी चाहिए यदि आपकी घर मंजन नहीं है, समझ गए। अति गरीबी में आप लोग आते हो तो बमूल की दातुन या इमली लीम की दातुन आप लोग कर सकते हैं, वो बेस्ट होती है। पर यदि वो भी नहीं हो तो राख आप घिस सकते हो। आपके दादा वगैरह देखना उस उम्र में दांत को ऐसे चमकदार रखते थे, क्यों? कि वो राख घिसते थे। समझे? वो राख घिसते थे, किसी की बात नहीं मानते। आपने बचपन में राख बहुत खाई, मुझे पता है। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये बात अच्छे से हम देख चुके हैं। चल अगले पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पर अब हम आ चुके इस पेज पर। इस पेज पर हम पढ़ेंगे, एक एक पेज को पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है को मिलाने का कार्य करती तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ की बात कर रहा है। जो जीभ है हमारी जो जीभ है मिलाने, ठीक है, भोजन को तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता हमें जीभ द्वारा ही पता चलता है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा वस्तु खाता है अलग अलग प्रकार की, वो उतना ज्यादा चट्टा बन जाता है, तो उसकी जीभ लपलपाने लगती है। जो कभी सिंपल इंसान जो कुछ खाता पीता नहीं जाता, उसकी जीभ कभी लपलपाती नहीं, है ना? कुछ लोग हैं, मुझे पता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती, क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में देखेंगे हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जीभ से हम पता लगा सकते हैं। पिछली वाला मतलब जीभ का जो पिछला वाला हिस्सा वो क्या चखता है, साइड वाला हिस्सा क्या चखता है, अग्र वाला हिस्सा क्या चखता है, हम सब बताएंगे। यदि आपको मीठी वाणी बोलनी है, मीठी चीजों को चखना है, तो अग्र वाला भाग सहायता करता है। आपका यदि नमकीन वाली चीज चखना है तो साइड वाली जीभ आपकी काम करती है। और आपको यदि कड़वी वाली चीज चखना है तो पीछे वाला भाग आपकी जीभ का उपयोग करता है या प्रयोग करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कड़वी चीजों को गिर जाओ, मतलब पीछे वाला भाग। मीठी वाणी बोलो, मतलब अगला वाला भाग। नमकीन तुम समझ रहे हो, साइड वाली चीजें हल्की सी, आप सब समझदार है ना? अब देखो यहाँ यदि हम बातें करें, निम्न पदार्थों का अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन और नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। देखो भैया, कुछ चीजें तो आप अच्छे से पी लोगे, खा लोगे, बट कुछ चीजें ऐसा कि आपके मुंह में जाएगी नहीं, उल्टी कर दोगे। आप क्या कर दोगे? उल्टी कर दोगे। आपने अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर, लोग पट्टी बांधकर पलवाएगा, देखना करेंगे, उससे अपनी जीभ बाहर निकलवाकर सीधी रखने की करेंगे। चित्र 2.6 में देखिए कि जीभ विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त में से किसी एक विलयन की नमूने की 1-2 बूंदे रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। ठीक है, इस प्रक्रिया की अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराना है हमें। प्रत्येक विलयन के लिए यदि हम देखें यहाँ पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन और खट्टे कड़वे स्वाद का एहसास हो रहा है। तुम भैया देख लो, बाकी जीभ में जहर मत रख देना, पक्का पट्टी तो आपने बांध ली है, समझ गए? ऐसा मत करिए कभी भी, बेचारे के साथ अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें और यहाँ पर दिखाए गए चित्र के क्षेत्र में स्वाद का नाम लिखिए जिनका संवेदन अनुभव आप लोग करते हैं। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली चाहिए, आगे की चीजें इधर आओ। अब देखो यहाँ
तो जीभ का चित्र कहाँ होगा? एक मिनट, जीभ का चित्र मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और लिख भी देता हूँ। देखना, यदि हम यहाँ पर बातें करें इस जीभ को की बातें हम लोग कर पा रहे हैं। देखो, यदि हम यहाँ पर देखें ये वाला भाग, यदि हम ये वाले भाग की बातें करें या यहाँ तक, ये मीठा कह सकता है, ये मीठा। और ये जो साइड वाला भाग है ये वाला, ये चखता है नमकीन, सॉरी। और ये चखता है कड़वा। क्या चखता है? कड़वा। समझ गए? और मांसल के साथ ये जुड़ी होती है, और ये जो अग्रभाग है स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में आप लोग घुमा सकते हो। बट जो भाग आपका लगा होता है मांसल से, उस भाग को आप नहीं घुमा सकते, क्या वो फिक्स होता है वहाँ पर। स्वाद का लिगान होती है जीभ पे, ध्यान रखना। इसके बाद हम यहाँ पर स्वाद ले पाते हैं। अब देखो हम इस पेज पर थे, यहाँ पर ये कहाँ आ गए हम? निगला हुआ ग्रास नहीं, मतलब ये बोला ग्रास नहीं, निगला हुआ जो भी चीज है ग्रासिका में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रासिका। देखिए ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती ग्रासिका की, देख रहे हैं आप? जाती है ग्रासिका की विभिन्न वृत्ति में संकुचन से यहाँ पर भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में देखें तो संपूर्ण आहार संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। समझ गए? फलस्वरूप बमन, यहाँ पर देखो, बमन द्वारा उसे बाहर निकाल, बमन मतलब बूटिंग बोलते हैं, जो उल्टी होती है बूटिंग, क्या बोलते हैं? वॉमिट बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पर उल्टी कर देता है। वो क्या कर देता है? उल्टी। बचपन में आपने देखा जब हम छोटे थे, कभी कभी हम डॉक्टर के यहाँ जाते कुछ भी खाते थे, उसे उल्टी कर देते थे। तो ध्यान रखना, कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको आमाशय। वो पूछ सकता है कि यदि हम उल्टी करते हैं तो उसको कौन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कौन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा? हमारा आमाशय। यदि आमाशय नहीं करेगा तो वापस भेज देगा, द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने बमन किया हो तथा उसके कारण यह विषय में सोचिए, अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय में चर्चा कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये चित्र भैया एक भी नहीं छोड़ना है। इससे ऊपर भी कोई चित्र था नहीं, ये देखो यहाँ पर देखना ये चित्र, यहाँ से हम ये दर्शा रहा भोजन को हम यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं। भोजन को हम यहाँ से ग्रहण करते हैं। ये भोजन गया देखो ये, ठीक है, यहाँ से ये ग्रासिका है और ये हमारा आमाशय। यदि हम उल्टी कर रहे हैं तो भोजन को कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? आमाशय कर रहा है। ग्रासिका में भोजन की गति। अब यहाँ पर देखो बूझो फिर बैठी है पहेली के नाम से। यहाँ पर देखो पहेली जानना चाहती है कि बमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। वो ये बोल रही है कि हम यदि पेट में यहाँ भोजन कर रहे हैं तो किस प्रकार बाहर आता है। समझ गए? ये बूझो पूछती है अपने आप से। अब देखो आमाशय बताएगा इस चीज को। आमाशय मोटी वृत्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चकता एवं जे की आकार, देखो यहाँ पर ये बोल चला चुका है कि आमाशय का आकार क्या होता है, तो जे आकार का होता है। आमाशय कौन से आकार का होता है? जे आकार। मोटा एमपी से आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। देखो वो चौड़ा भाग, भाई छोटा बोलो, चौड़ा भाग। यदि हम देखें यहाँ पर आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रासिका ग्रासनली से खाद्य प्राप्त करता है, खाद्य का भोजन आता है, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत का मतलब यह है कि यहाँ पर ध्यान रखना, यदि हम देखें यहाँ पर तो एक और हमने क्या देखा, यहाँ पर ग्रासिका से भोजन आया यहाँ पर
और दूसरी ओर कहाँ पर जा रहा है, ये छोटी आंत में जाता है। मतलब आमाशय आपकी ग्रासिका से भोजन लेता है और छोटी आंत में यहाँ पर पहुंचा देता है। चलो अगला पेज, ये एक आध पेज और बचा है, उसे हम आज ही खत्म, एक दिन में 1 यूनिट, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर न जाए आपके लिए भले पढ़ाते पढ़ाते। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको पता खांसी हो जाती है या हिचकी चलने लगती है, खांसी आ जाती है या हिचकी चलने लगती है। उसका रीजन वो नहीं है कि कोई तुम्हें याद कर रहा, मैंने बताया। उसका रीजन ये नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा, आप इतने अच्छे नहीं हो, और अच्छे हो भी, ध्यान रखना, तो आपको कोई याद नहीं करेगा। अभी बेरोजगारों को कोई भी याद नहीं करता है, जब आप नौकरी लग जाओ तब आपको याद करेगा। होता क्या है, जब हम कभी कभी, ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ इसको मैं ऐसे बोल कर ही आपको पूरा समझा देता हूँ, मैं ध्यान से समझे। आप भोजन कर रहे हो और आप किसी को याद कर रहे हो। आपको पता है ट्रैफिक पुलिस का काम यहाँ पर किसी को सौंपा जाता है। एपियोग्लोटिस होता है जो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, उसको पता है कि यदि भोजन आया तो हमें भोजन वाला गेट खोलना है, यदि पानी आया तो पानी वाला गेट खोलना है। पर होता क्या है, जब आप भोजन खाते हो और किसी को याद करते हो, उस समय हमारे एपियोग्लोटिस को संकेत कौन देता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हमारे एपियोग्लोटिस को संकेत कौन देता है कि भैया पानी वाला गेट खोलना है कि भोजन वाला गेट खोलना है। तो ये हमारा मस्तिष्क देता है। कौन देता है? हमारा मस्तिष्क, मतलब दिमाग। पर होता क्या है, हमारा दिमाग किसी को सोचने में लगा हुआ और हमने खाना खा लिया। अब गेट खोलना था खाने वाला और गेट खुल गया पानी वाला, समझ गए? तो भोजन जहां पर जाना था वहां पर नहीं गया, पानी वाले गेट में चला गया। तो फिर भैया हमारा जो आमाशय है, जो पेट है, वो बोलता है ओ भैया कक्का कक्का कहाँ भेज दिया आपने भोजन। तो उसको वापस ढकेलने के कारण वो दिक्कत आती है आपको, इसी कारण इसकी चलती है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी वाली जो है याद करती, उसकी यादों के कारण हमें इसकी आती। अरे कक्का दिल से यदि कोई करता है ना याद हमारे इस जमाने में, तो माता पिता के अलावा कोई भी हमें याद नहीं करता। ये भूल जाओ तुम, समझ गए? चलो छोड़ो, कुछ कहने वाला था बट मैंने नहीं कहा। कुछ लोग बोलते अरे हमारी वाली तो बहुत अच्छी है, याद करती है ना। अरे कक्का बेटा बेरोजगार हो, इधर गए इधर। ये ग्रासिका के साथ साथ चलती, परंतु ग्रासनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए प्रकार रोका जाता है। तो यहाँ पर देखें, हम भोजन निकलने के समय मांसल रचना बाल्व के कार्य करते, बाल्व का काम करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन यहाँ पर को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाए, यहाँ पर एक नोटिस नहीं दिया है बुक में, कर जाए तो हमें घुटन का अनुभव होता है या हिचकी आ जाती है। मैंने क्या बोला? यदि भोजन श्वास नली में चला जाए या हवा वाली जगह में चला जाए, हवा भोजन वाली जगह में चला जाए तो हमें घुटन सी महसूस होती है। कभी कभी आपने देखा नॉर्मल जब कभी हम कोई काम करते हैं घर में होते तो हमें घुटन सी महसूस होती है, वो रीजन ही यही है। आप घबराना मत कि आप टेंशन में हो या ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा बरसात के कारण आपको घुटन हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको थोड़ी सी हल्की सी घुटन हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़े से आराम से बैठ जाओ, अपने मस्तिष्क को रिलीव करो, अपना मस्तिष्क संकेत देगा उसको और वो आप बढ़िया हो जाओगे। पर कुछ लोग थोड़े ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो घबराने वाली प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें पढ़ा नहीं है ना। आमाशय का आंतरिक स्तर यदि हम देखें, श्लेष्मल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है। ध्यान रखना, जो भोजन के साथ आए हुए वहां पर कहाँ तक पहुंच जाते हैं, हमारे हानिकारक जो जीवाणु आते हैं उसे नष्ट कर देता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय, मतलब हमारे जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु होते हैं उसे नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। मतलब आसानी से हम उसे चबा सकते, खा सकते हैं,
गिल सकते हैं, पेट भर सकते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिल सकती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। देखो यहाँ पर अच्छी लाइन है, पाचक रस जठर रस, जैसे हम बोलते हैं पाचक रस को बोलते हैं जठर रस, जो प्रोटीन को कैसे बदल रहा है, सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पूछ लेगा भैया, जो लाल भूरे रंग की जो होती है यकृत, ध्यान रखना उदर के किस भाग में पाई जाती है, तो दाहिने भाग में। दाहिने और बाहिने आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दाहिना है, पूरा व्यवस्थित होती है यदि कॉम्पिटिशन पढ़ रहा हो। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस स्त्रावित करती है। देखो यहाँ पर यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यहाँ पर कौन सा रस स्त्रावित करती है, पित्तरस। जो एक थैली की संग्रहित मतलब थैली जैसी संरचना होती है इसे, और पित्तरस स्त्रावित जरूर करती है, बट यहाँ पर ध्यान रखना इसे पित्ताशय कहते हैं, और ये पित्तरस जो एकत्रित होता है वो पित्ताशय में ही एकत्रित होता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। देखो यहाँ पर इसका कलर कैसा होगा, हल्के पीले रंग का, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, और चित्र 2.2 में यहाँ पर दिया हुआ है। यदि हम बात करें, अभी बताऊंगा पूरे चित्र आपको। देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन आया, ग्रुप डी ने एमपी पुलिस ने यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ। अग्नाशयी रस, देखो यहाँ पर देखें, अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। ध्यान रखना किस किस पे काम करता है, अग्नाशयी रस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और प्रोटीन पर क्रिया करता है, तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जब तक हम इसे सरल रूप में नहीं बदलेंगे, छोटे छोटे रूप में नहीं बदलेंगे, जब तक हम इसे अम्ल के रूप में नहीं बदलेंगे, हम उसे भोजन के रूप में हमारे जो छोटी आंत है वो एक्सेप्ट नहीं करती। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन दे देते, पचा हुआ भोजन छोटे छोटे सरल रूप में बदलने के बाद क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है। मतलब क्या है, छोटी आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है। क्षुद्रांत होता है छोटी आंत, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। देख लो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं कार्बोहाइड्रेट का सेवन इसलिए करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत एनर्जी देता है, ग्लूकोज जो तुरंत एनर्जी देता है। बाकी आपको दूसरी चीज खाओगे पियोगे ना तो 2-4 घंटे बाद एनर्जी देगी, पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत एनर्जी देता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में, देखो यहाँ पर यदि हम बात करें, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में ध्यान रखना परिवर्तित करता है, तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो यहाँ एक रोचक कहानी यहाँ पर ये है कि भैया यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, वहां पर हम अमाशय अग्नाशय का अच्छे से अध्ययन कर पाए। हुआ क्या था, यहाँ पर एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली खोज दी थी। सन यहाँ पर 1822 की बात है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए। उसके पेट के यहाँ पर गोली लग गई थी और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। अब यहाँ पर बात करें, गोली के बग से क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया था, जिससे विलियम ब्यू मार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भी भलीभांति बंद न कर सका। मतलब उसने जान तो बचा ली थी, ये देखो घाव था, यहाँ से दिख भी रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा माजरा। अब ये कंडीशन होगी कि यहाँ पर रुमाल बांधना पड़ा, दस्ती बांधनी पड़ी, कपड़े बांध के यहाँ से काम चलाना पड़ा, तथा उसके छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमार्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। पहली बार ऐसा अवसर उसे मिला था, आज तक उसने ऐसा नहीं देखा था। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमार्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, मंथन मतलब यहाँ पर उसकी क्रियाएं कर रहा था। इसकी व्यक्ति से सरल प्राप्त हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में
तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। पहली बात तो ये है, जब अमाशय पूरे भोजन को पचा ले, जब वो क्षुद्रांत में भेजता है। जब क्षुद्रांत पूरा पचा ले तब वो बड़ी आंत में भेजता है। सीधी सी बात है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, फिर वो मल में जाता है उधर में। समझ गए? एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव, ये देख पा रहे हैं आप, ये अगला पेज। यहाँ पर देखें, ये क्षुद्रांत का अवशोषण, यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, ठीक है। देखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिका मतलब खून की जो वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वहां पर चला जाता है। इस प्रक्रम का अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण। मतलब यहाँ पर एब्जॉर्ब करना अवशोषण होता है। क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति को अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन फिर आया क्वेश्चन कि यहाँ पर देखना, उभरी हुई संरचना है, अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती हैं, जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर मतलब छोटे छोटे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जाल फैला होता है। छोटी छोटी नलिकाएं होती है रक्त की, उनका जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित की बातें करें, यहाँ पर सूखने को बोलते हैं अवशोषित, एब्जॉर्ब करना। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। देखो यहाँ पर ये बोलते हैं इसे स्वांगीकरण। मोस्ट कहते हैं कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है। देखो, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन मतलब ग्लूकोज को विघटन करना, तोड़ना, घोलना का काम कौन करता है? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ये दोनों हमारी बॉडी में दौड़ने लगते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यदि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम मर भी सकते। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता, बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, भेज दिया जाता है, जा बेटा। जैसे आपके घर वाले भी आपको घर से भगा देंगे यदि आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो बेटा पढ़ लो। उससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ लो, लल्ला पढ़ लो बेटा, घर मत बोलिए कि हमारे घर वाले लोग भगा दिए। भगाएंगे, अभी पढ़ने की उम्र तो पढ़ नहीं पा रहे। बृहदांत की बात करें, बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी। देखो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर छोटी जो आंत होती है वो बहुत लंबी होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसका बड़ा नाम इसलिए रखा गया कि वो चौड़ी ज्यादा होती है। समझ गए? यहाँ पर लिखा हुआ साफ शुद्ध देसी भाषा में, बृहदांत मतलब यहाँ बड़ी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होता है। छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी कौन सी होती है? बड़ी आंत एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? 1.5 मीटर एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ रहे हैं और इसे ही मान्यता देता है। ध्यान रखना, अलग अलग बुक में थोड़ी अलग अलग भी है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवण का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है समय समय पर। यदि हम बातें करें यहाँ पर, समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन। जो भोजन हम पचा नहीं पा रहे हैं, जो व्यर्थ का जो भोजन है वो आपके बड़ी आंत का मल में चला जाता है और मल मतलब गुदा द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं निष्कासन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये लिखी हुई, घास खाने वाले जंतुओं में पाया है। अब यदि हम बात करें जानवरों की, इनकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। क्या आपने गाय भैंस
को घास खाते शाकाहारी एवं जंतु को देखा है, उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जिस समय वो खाना नहीं खाते फिर भी अपना मुंह चलाते रहते हैं। आजकल तो पता ही है, मुंह चलाने की प्रथा ज्यादा ही है। जब वे खा नहीं रहे हो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निकलकर अमाशय तक में भंडारित कर लेते हैं। तथा रूमेन, देख लो भैया यहाँ पर एक शब्द जो नया आया है रूमेन, याद रखो यह भाग रूमेन, रूमेन का प्रथम अमाशय को रूमेन बोलता कहलाता है। रूमी नेट में अमाशय 4 भागों में बढ़ जाता है, जिससे मतलब यहाँ पर रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाल, मतलब चबाता है फिर उसे। और जुगाल को क्या बोलते हैं? काड़। क्या बोलते हैं? काड़। क्या बोलते हैं? काड़। काड़ को छोटे छोटे काड़ में, परंतु बाद में जंतु उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। देखो, दोबारा भोजन को इकट्ठा करके फिर उसे दोबारा पचाना, ये क्वालिटी ओनली जानवर में होती है, हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं। यदि ये क्वालिटी होती तो हम भी बफर में इकट्ठा करके लेके आते पेट में और रात भर 2-3 दिन तक चबाते रहते, पर यह क्वालिटी हमारे अंदर नहीं। अच्छा वो इंसान में नहीं तो बफर में कोई भी आइटम बचता नहीं मेरे भाई, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। ये प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। देखो ये भाई साहब, ये फिर पेपर सेट में क्वेश्चन आया, मैं बता दूं आपको, जहां जहां जो क्वेश्चन आए मैं बता दूंगा आपको। देखो रोमेन याद रखना आप लोग, और यहाँ पर रोमंथन। भोजन जुगाली के द्वारा जिसे पचाता है, छोटे छोटे रूप में बदलता है, ध्यान रखना, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? रोमंथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमंथन। अब ये चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा और ऊपर कर देता हूं। ये चित्र अच्छे देख लेना भैया, फिर ये चित्र आएगा आपके पेपर, फिर मत कहना गुरुदेव तुमने सच बोला था, सच बिल्कुल सच बोला था। यदि ये चित्र को हम पहले से घूर के देख लेते, अच्छे से देख लेते, अपना घर का समझ के देख लेते, तो इससे हम क्वेश्चन कर लेते। देखो इसको लिख देगा वो ए बहुविकल लक्षण से ऐसा सी, वो बोलेगा ABC मिलान कीजिए। ये अमाशय कहाँ है? देखो गाय ढोर बैलों में अमाशय ये है, ये भाग अमाशय, ये अंधनाल है, ये देखो ये अंधनाल है, ये रूमेन है उसका, ठीक है। यहाँ पर ग्रासी का है, देखो ये आई मुख से, समझ गए। ये क्षुद्रांत आता है, यहाँ पर है छोटी आंत, यहाँ से बड़ी आंत लग जाती है, लिखा हो कहीं पे, ये देखो ये बृहद आंत लिखा है, ये बड़ी आंत लग जाती है, इधर ये मंत्र कर ध्यान रखना। तो ये चित्र आपको अच्छे से एक बार देख लेना, अध्ययन कर लेना, या जो पूछेगा और आपसे बनना भी चाहिए तब आप NCERT पढ़ लेगा, आपको फायदा मिलेगा, लोगों से आगे रहोगे। ये किसी रोमन था वो अमाशय है यहाँ पर, ये दर्शा। चल आगे चलें। ये बोल रहा कभी कभी आपके जल रूपी पतले मन के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। ये अपने दस्त वाली कंडीशन है, ठीक है। ये जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। ये संक्रमण, खाने, विषाक्तन अथवा अपचन। देखो यहाँ पर सीधी सी बात ये है, क्या होता है? दस्त का मतलब ये सीधी सी बात है, जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो अपच होता है, जिससे हमारी बॉडी पचा नहीं पाती, तो क्या हो जाता है? दस्त लग जाता है। सीधी सी बात आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बचपन में थे तब किसी चीज को पचा नहीं, जब और थोड़े बड़े होने बेटा ये मत खाओ, फिर वो मत खाओ। 80 साल की उम्र में जब कोई दादा बहू रहती है तो बड़े संभाल कर हमको चीज देते हैं कि भैया पचेगा कि नहीं। मसल क्या पुरानी हो जाती है, पचा नहीं पाती। और जब हम 2-4 साल के होते ना, हमारी मशीन बिल्कुल नहीं होती, कंकड़ पत्थर, अरे भैया लोग कितने प्रकार के फल फ्रूट खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये बचा आखिरी पेज और ये यूनिट हो जाएगी खत्म। ये देखो भैया, जुगाली करना कहते हैं तथा जंतु रोमिनेट अथवा रोमंती कहलाते हैं। घास में देख लो भैया, ये क्वेश्चन खरा है, फिर देख लो भैया इधर देख लो बेटा, ये क्वेश्चन खरा है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, देखो ये क्वेश्चन आया।
पूछा इसने, एग्जामिनर ने पूछा घास में क्या पाया जाता है, किसकी प्रचुरता होती है घास में, तो सेलुलोज पाया जाता है घास में, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मतलब देखो घास उन्हें एनर्जी देता है जानवरों को, समझे नहीं समझे, वो कार्बोहाइड्रेट का भी काम करता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचक करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, बट कुछ कर लेते। अब हमारी पहेली फिर देखो, यहाँ पर बैठी सदस्य के फिर कुछ बोल रही है। पहले जानना चाहते हैं कि वे जंतु भोजन करते समय से भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। अब ये हमारी पहेली बोल रही है, इधर पहले के बाद में देखेंगे। जानवरों जैसे हम घोड़ा, खरगोश आदि शुद्रांत एवं प्रधान के बीच एक थैलेमो में बड़ी संरचना होती है। अभी मैंने बताया था, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में भोजन के सेलुलोज को पाचन यहाँ से कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें ये चीज नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होते हैं। तब अपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, फिर वे किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने के अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। देखो अब यहाँ पर यदि हम बात करें अमीबा, अमीबा में ये चीज नहीं तो एक कोशिकीय होता है। ये अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलते रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकलता रहता है, जिन्हें पादाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादाब। इसे बोलते हैं कृत्रिम पांव। इसके पांव मतलब कृत्रिम पांव होते हैं, इसके पांव बदलते। ये क्वेश्चन भी आया है, ध्यान रखना। जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर सेट का है कि अमीबा जो है अपने पैर का उपयोग किस रूप में करता है? भोजन को पकड़ने के रूप में भी करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, ध्यान रखना। ये देखो, इसका कोई मुख नहीं है, कोई पैर नहीं, कुछ नहीं है, पर इसके पादा भी मुख का काम करते हैं और इसका हर साइड मुख बना लेता है ये। तो भाई साहब ये चित्र भी आया पेपर सेट में। जब कभी आप लगा रहे होंगे ना तो देख लेंगे ये चित्र आया कि नहीं। ये चित्र कम से कम 3-4 पेपर सेट में आया हुआ है। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चित्र जरूर देख रहे हैं। इसे बोलते हैं केंद्रक, इसे बोलते हैं पादाव, इसे बोलते हैं खाद्य कड़ी का अंतर्ग्रहण, इसे बोलते हैं खाद्य धानियां, समझ गए? इसे बोलते हैं भाई क्षेपित अपशिष्ट। मतलब यहाँ से उठाए हुए व्यर्थ पदार्थ को निकालता है, यहाँ से वो ग्रहण करता है। ध्यान रखना केंद्र के उसके पैर दोनों किसी भी भाग को बना लेता है और मुख भी उसका किसी भाग को बना लेता है। खाद्य धानी में भी पाचक रस तरल होते हैं। ये खाद्य पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा में वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी एवं बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सभी पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप लोग ये चीज पढ़ेंगे। आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण किया जाता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। जैसे हमें एनर्जी मिलती है ऐसे ही उसको एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट हम कल फिर लेकर आएंगे। थैंक यू।